हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेके आएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन। इस टॉपिक के पहले मेरा आपसे एक अपील होगा कि अगर मेरा टॉपिक ये पसंद आया, अगर मेरा ये पढ़ाने का अंदाज पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करना न भूलें। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। उसका नाम है ब्लड क्लॉटिंग। यह सर्कुलेटरी सिस्टम में यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार कभी ये घटना जरूर घटी होगी और इस तरह का प्रोसेस जरूर हुआ होगा। सपोज अगर हम लोग किसी कारणवश हमारे शरीर का कोई भी एक पार्ट इंजर होता है, मीन्स कट जाता है, तो उस पार्ट से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। वह ब्लीडिंग अगर हम लोग चेक न करें, अगर वह ब्लीडिंग क्लॉटिंग न हो, तो उस समय हमारे शरीर से पूरा ब्लड जो होता है वह निकल सकता है। जैसे हेमोफीलिया एक डिजीज है, उस डिजीज में ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है बहुत लंबा हो जाता है, जिसके चलते अगर छोटा सा भी कट हमारे बॉडी में कहीं भी अगर हो जाता है तो हमारे शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। उस स्थिति में एनीमिक कंडीशन में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्लॉटिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये देखेंगे कि हमारा बॉडी का मैकेनिज्म किस तरह से किसी इंजोर पार्ट में या कहीं भी ब्लड का कोई बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाता है तो वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग को कैसे रोका जाता है हमारे बॉडी के मैकेनिज्म के द्वारा, यानी हमारे बॉडी में जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से कैसे ब्लड के बहने से रोका जा सकता है या रोका जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ सिएशन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द बॉडी थ्रू द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें आते हैं, इसका एक और नाम होता है ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन ऑफ इज द ब्लड कोगुलेशन। सपोज तो इसमें ब्लड कोगुलेशन जो होता है वह स्टार्ट कहाँ से होता है। सपोज हमारे बॉडी का कोई भी एक पार्ट जब इंजर होता है तो उस समय ब्लड वेसल्स जो है वह कट जाता है, मीन्स इंजर्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो ब्लड वेसल्स का एक जो कैपिलरी होती है आप लोग जानते होंगे, पहले से पढ़ा चुके हैं। एक होती है आर्टरी, एक होता है वेन, एक होता है कैपिलरीज। तो ये जो पार्ट होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, पेरिफेरल पार्ट में जो होता है वहाँ पर कैपिलरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि कैपिलरी जो है वह सिंपल एक ही लेयर के द्वारा ये बना होता है। इसे हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। इसे हम लोग एंडोथेलियम कहते हैं। यह एंडोथेलियम जो है वह सिर्फ एक ही लेयर का बना होता है। जैसे ही एक ब्लड वेसल्स मीन्स कैपिलरी का यह एंडोथेलियम लेयर जो होता है वह इंजर होता है, इसमें से ब्लड जो होता है धीरे धीरे उच्च करने लगता है, मीन्स बाहर आने लगता है और इस तरह से ब्लड फ्लो कंटिन्यू हो जाता है। तो इस कंडीशन में ब्लड जो है वह यहाँ पर क्लॉट होना चाहिए ताकि हमारे शरीर का ब्लड का मैक्सिमम लॉस ना हो सके। मिनिमम लॉस के बाद ही हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म होता है वह वहाँ पर उसको क्लॉट बना देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो को रोका जाता है। इसी का नाम है ब्लड क्लॉटिंग। यह जो होता है 2 स्टेप में पूरा होता है। खास तौर से फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई इंजरी हमारे बॉडी पार्ट्स पर आता है, मीन्स डैमेज होता है, कट वुंड होता है, तो उस समय यह जो ब्लड वेसल है मीन्स कैपिलरी जो होती है यह कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो इसे कहते हैं ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन, इसका टर्म दिया गया है ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन। जैसे ही हमारे बॉडी के पेरिफेरल पार्ट में कहीं भी कट इंजरी होती है, मीन्स कटता है या वुंड होता है, इंजर होता है, तो वहाँ की जो कैपिलरीज मीन्स जो ब्लड वेसल्स होती है वह अपने आप से बॉडी के एक मैकेनिज्म के द्वारा ही वह आउट टू कंस्ट्रिक्शन में के कंडीशन में आता है। मीन्स वह अपना लेयर ल्यूमेन जो होता है उसका वह सिकुड़ जाता है, जिससे कि ब्लड का एक्सेसिव फ्लो हमारे शरीर से बाहर की तरफ न हो सके। तो इस तरह से जो फर्स्ट प्रोसेस है हमारे बॉडी के मैकेनिज्म के द्वारा वह ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन है। इसके द्वारा बॉडी जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकता है।
दूसरा जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस है प्लेटलेट्स प्लग। ब्लड क्लॉटिंग का दो प्रोसेस हो गया। दो प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस बताए हैं आपको, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन। मीन्स जैसे ही कोई बॉडी का पार्ट करता है, इंजर्ड होता है, तो वहाँ का जो ब्लड वेसल्स होती है वह कंस्ट्रिक्ट करती है ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोका जा सके। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। यह बॉडी का ऑटो प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और जैसे ही करता है बॉडी का एक मैकेनिज्म काम करता है और उस मैकेनिज्म के द्वारा यह ब्लड का वेसल जो होता है कंस्ट्रिक्ट करने लगता है ताकि ब्लड का फ्लो कम से कम हो सके या रुक सके। उसके बाद सेकेंड जो है वह प्लेटलेट्स प्लग। ये क्या होता है, तो जैसे ही कोई बॉडी पार्ट्स इंजर्ड होता है या करता है तो उस समय हमारे ब्लड में एक फैक्टर होता है क्लॉटिंग फैक्टर, और वो फैक्टर जो है वो तुरंत प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है, और वह प्लेटलेट्स जो है बहुत सारे प्लेटलेट्स एक साथ आ जाते हैं। मीन्स एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स हो जाता है। ये सभी प्लेटलेट्स एक जगह पर आकर के यहाँ पर ऐसे अगर हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो यहाँ भीड़ मचा देंगे। मीन्स बहुत सारे प्लेटलेट्स जो होते हैं इस उंड जो कट उंड है इस कट उंड पर आकर के यहाँ पर भीड़ मचा देते हैं, यानी बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर के एग्रीगेट हो जाते हैं। तो इस एग्रीगेशन से एक यहाँ पर एक प्लग बन जाता है। इसी प्लग्स को हम लोग प्लेटलेट्स प्लग कहते हैं। फिर से सुनिए, प्लेटलेट्स प्लग। जैसे ही बॉडी के किसी पार्ट में कट उंड होता है या इंजरी होती है, वैसे ही हमारे प्लेटलेट्स को एक एक्टिवेशन मिलता है, और वो एक्टिवेशन जो है उस एक्टिवेशन को पा करके ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो उस कट उंड के पास आकर के बहुत सारी संख्या में जुड़ जाते हैं, और वो जुड़ कर करके एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट होकर के यहाँ पर एक प्लग बनाते हैं जिससे कि एक्सेसिव ब्लड फ्लो जो है वह बाहर की तरफ जो हो रहा है वह रुक सके। इस तरह से ब्लड का फ्लो जो होता है वह बाहर होने से रुक जाता है। इसे कहते हैं हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स प्लग। अब आते हैं कि ये सारी प्रोसेस जो है स्टार्ट कैसे होता है और चलता कैसे है। जैसे ही हमारे बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी होती है वैसे ही बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं काम करने लगते हैं। इसमें एक फैक्टर होता है टिश्यू फैक्टर्स। जैसे ही कहीं कोई करता है तो वहाँ का जो लोकल टिश्यू जो डैमेज हो जाता है वहाँ पर उस डैमेज टिश्यू से एक फैक्टर निकलता है जिसे हम लोग टिश्यू फैक्टर्स कहते हैं। और वह टिश्यू फैक्टर जो होता है प्लेटलेट्स को एक इंफॉर्मेशन भेजता है, एक्टिवेट करता है, और वो सभी प्लेटलेट्स होते हैं दूर दराज से भी जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होते हैं वहाँ से प्लेटलेट्स जो है भाग करके तुरंत आकर के यहाँ पर प्लग बना देते हैं। इस तरह से ब्लड प्लेटलेट्स प्लग बनता है। ये हो गया ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन। दूसरा हो गया प्लेटलेट्स प्लग। तीसरा एक फैक्टर होता है फाइब्रिन क्लॉट। फाइब्रिन क्लॉट, ये दोनों ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट्स प्लग जो होता है यह सब टेम्प्रोरी है। उसके साथ साथ फाइब्रिन क्लॉट भी आएंगे तो यह भी टेम्प्रोरी है, कुछ दिनों के लिए है होता है। फाइब्रिन क्लॉट्स जो होता है ये कैसे होता है, तो अभी तक देखे कि ब्लड कंस्ट्रिक्शन के द्वारा जो है ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन के द्वारा कुछ ब्लड फ्लो को रोक दिया गया। प्लेटलेट्स प्लग के द्वारा ब्लड फ्लो को कम्प्लीटली लगभग रोक दिया गया है। उसके बाद जो फाइब्रिन क्लॉट्स होते हैं ये इसको जो है और ज़्यादा मजबूती से वहाँ क्लॉट बना जाते हैं ताकि ब्लड जो है कम्प्लीटली वहाँ से रुक जाए, बहना रुक जाए। ये कैसे होता है, तो इसमें से एक पॉइंट होता है आपको बताएंगे। फाइब्रिन जो है वह हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजेन के रूप में होता है। फाइब्रिनोजेन के रूप में होता है। यह एक इनएक्टिव फॉर्म है। फाइब्रिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है। हमारे ब्लड में बहुत सारे फैक्टर पाए जाते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। तो प्रोसेस वाइज आएंगे हम अभी ले आउट दिए हैं आपको कि किस तरह से ब्लड का जो है ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। उसमें से फर्स्ट था कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, सेकेंड था प्लेटलेट्स प्लग, और थर्ड में बताने जा रहे थे हम फाइब्रिन क्लॉट। तो ये सभी जो है टेम्प्रोरी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और ब्लड में और भी फैक्टर्स होते हैं जो इन सभी प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि अच्छी तरह से ब्लड का क्लॉट बन सके और परमानेंटली ब्लड क्लॉट बन सके, ताकि फिर दोबारा उसमें उस कट इंजरी से ब्लड जो है वह बाहर न निकले।
तो फर्स्ट जो फाइब्रिनोजेन जो होता है वह एक इनएक्टिव फॉर्म में है, जो हमारे ब्लड में पहले से ही पाया जाता है। यह फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, थ्रोम्बिन भी एक जो है एक जो है एंजाइम है जो हमारे ब्लड में पहले से ही पाया जाता है। इसकी सहायता से यह फाइब्रिन में बदल जाता है। यह फाइब्रिन जो है वह एक्टिव फॉर्म है। थ्रोम्बिन भी थ्रोम्बिन के रूप में नहीं होता है। थ्रोम्बिन जो होता है वह प्रोथ्रोम्बिन के रूप में होता है। प्रोथ्रोम्बिन, हमारे ब्लड में थ्रोम्बिन जो है वह भी प्रोथ्रोम्बिन यानी इनएक्टिव फॉर्म होता है। यह क्या है? एक थ्रोम्बिन का इनएक्टिव फॉर्म है। इसके बाद यह जो होता है थ्रोम्बोकाइनेज, एक एंजाइम होता है, उसकी सहायता से प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव है वह थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ये जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और ये डिटेल्स है। इसको आप अच्छी तरह से सुनेंगे। नीट में सभी क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके सिलेबस का ही ये पढ़ाया हुआ पार्ट है और इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका नीट का 80-90% जो पार्ट होता है वह कवर हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का भी आंसर अपने आसानी से दे सकते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। तो इसमें बताया आपको कि फाइब्रिनोजेन जो ब्लड में पाया जाता है वह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। यह फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन में बदल जाता है। फाइब्रिन जो है एक्टिव फॉर्म है। थ्रोम्बिन जो है वह भी हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में खासतौर से प्रोथ्रोम्बिन के रूप में पाया जाता है। यह थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में हमारे ब्लड में थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यह एक एक्टिव फॉर्म है। तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने में कौन सहायक होता है? थ्रोम्बिन सहायक होता है। और यह फाइब्रिन एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे ही कोई कट इंजरी होती है और फाइब्रिनोजेन एक्टिव फॉर्म में आता है, फाइब्रिन के रूप में आता है, तो यह जो है बहुत सारा जाल बना देता है, नेट बना देता है। इस नेट में आकर के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो फंस जाते हैं ताकि वो बाहर न निकल पाएँ और इस तरह से यह फाइब्रिन ब्लड क्लॉट्स बनाता है ताकि ब्लड का जो मैक्सिमम पोर्शन है वह हमारे शरीर से बाहर न निकल जाए और इस तरह से ब्लड का फ्लो को हम लोग बाहर निकलने से हम लोग रोक लेते हैं। यानी हमारा शरीर जो होता है वह ब्लड के एक्सेसिव फ्लो को रोक लेता है। अब आते हैं इनमें और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लगभग 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। फैक्टर वन फर्स्ट फैक्टर जो होता है यही जो है फाइब्रिनोजेन है। इसी को हम लोग कहते हैं फाइब्रिनोजेन। हम लोग पहले फैक्टर को देख देते हैं कितने फैक्टर हैं। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 11, फैक्टर 12, फैक्टर 13। इस तरह से ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होते हैं। इनमें से किसी किसी का एक कुछ नाम दिया गया है जो कई बार नीट के एग्जामिनेशन में पूछता है। ऐसे तो हम लोग जनरली अगर हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस में देखें तो इसमें सिर्फ फैक्टर को ही जान लेंगे कितने फैक्टर होते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमारे सिलेबस से थोड़ा सा ऊपर का एडवांस होता है, उसमें से हम लोग देखेंगे कौन कौन सा एडवांस रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फैक्टर 1 जो होता है उससे हम लोग फाइब्रिनोजेन कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि फाइब्रिनोजेन जो है वह कितना नंबर का फैक्टर है, तो फैक्टर 1 जो है फाइब्रिनोजेन है। दूसरा जो होता है वह प्रोथ्रोम्बिन है। यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन हो गया कि प्रोथ्रोम्बिन जो है वह कितना नंबर का फैक्टर है, तो वह फैक्टर सेकेंड फैक्टर जो होता है उसे हम लोग प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। थर्ड जो है यह टिश्यू फैक्टर है। टिश्यू फैक्टर, यहाँ भी वही क्वेश्चन आया कि टिश्यू फैक्टर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फैक्टर, तो इसे हम लोग कहेंगे थर्ड फैक्टर। तो टिश्यू फैक्टर जो होता है वह थर्ड फैक्टर। इसको नोट कर लेंगे आप,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार याद करने के बाद फिर दोबारा भूलेगा नहीं, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। फोर्थ नंबर जो फैक्टर होता है इसमें जो होता है आयन। कौन सा आयन? कैल्शियम आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कैल्शियम आयन इज द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4। तो इसमें से ध्यान से देख लें, याद हो जाएगा। फैक्टर 1 को हम लोग फाइब्रिनोजेन कहते हैं, फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, फैक्टर 3 को टिश्यू फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 4 को हम लोग आयन या कैल्शियम आयन फैक्टर कहते हैं। और फिफ्थ को जो है ऐसे जनरली फैक्टर 5 और 6th फैक्टर नहीं होता है, 7th होता है। 8th का भी एक नाम दिया गया है। फैक्टर 8 को हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फैक्टर 8 इज ऑल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो है उसका आंसर होगा। उसके बाद फैक्टर 9 को हम लोग क्रिस्टमस फैक्टर कहते हैं। फैक्टर 9 जो है वह जो है क्रिस्टमस फैक्टर। उसके बाद फैक्टर 10 जो होता है इससे हम लोग स्टुअर्ट पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर। उसके बाद हम लोग 11 को फैक्टर 11 ही कहते हैं और फैक्टर 12 को हम लोग हैगमैन फैक्टर के नाम से जानते हैं। और फैक्टर 13 जो होता है इससे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ध्यान से देखिए, फैक्टर 1 को हम लोग फाइब्रिनोजेन कहते हैं, फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 3 को टिश्यू फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 4 को कैल्शियम आयन फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 5 को फैक्टर 5 ही कहते हैं, फैक्टर 7 को फैक्टर 7 ही कहते हैं, फैक्टर 8 को एक नाम दिया जाता है जिसे हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 9 को हम लोग क्रिस्टमस फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 10 को हम लोग स्टुअर्ट पावर फैक्टर कहते हैं, फैक्टर 11 को भी फैक्टर 11 के नाम से जाना जाता है, फैक्टर 12 को हम लोग हैगमैन फैक्टर कहते हैं और फैक्टर 13 को हम लोग फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये किस फैक्टर को क्या कहा जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि एग्जाम में अगर आता है तो वह क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस तरह से हम देखें ये सभी फैक्टर्स, जिस समय कोई भी कट इंजरी हमारे बॉडी के किसी पार्ट पर होता है तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वह फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर करके जो भी प्रोसेस होता है खास तौर से प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वहाँ से भाग के आते हैं, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होता है। फाइब्रिनोजन जो है वह एक फाइबर्स का स्ट्रक्चर बनाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स आकर करके फंस जाते हैं और वहाँ पर एक प्लग बन जाता है। तो ये सभी प्लग जितना भी प्रोसेस बताया, ये सभी जो क्लॉट्स हैं ये टेम्प्रोरी हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब तक कि ब्लड वेसल्स का रिपेयर ना हो जाए, हीलिंग ना हो जाए, तब तक ये प्लग जो होते हैं काम करते हैं। जैसे ही रिपेयरिंग हो जाता है मीन्स टिश्यू बन जाते हैं वहाँ, उस तरह से टिश्यू बनने के बाद फिर फाइब्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा ये फाइब्रिन जो होता है डिजल्व हो जाता है और उसके बाद वह चूँकि कैपिलरीज हील हो गया है, अब वहाँ से ब्लड जो होता है शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये सभी प्रोसेस जो है सिर्फ कुछ दिनों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए होते हैं। उसके बाद जो है जब परमानेंटली ब्लड वेसल्स हील हो जाता है तब ये फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन का एक जो नेटवर्क बना था वह नेटवर्क जो होता है फाइब्रिनोलाइसिस के द्वारा डिजल्व हो जाता है और ऊपर से जो है वह क्लॉट खत्म हो जाता है और उसमें कैपिलरी जो कि रिपेयर हो चुकी है तो ये परमानेंटली वहाँ पर ब्लड लॉस होने से रुक जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं और वो लीवर के द्वारा विटामिन के की सहायता से बनाए जाते हैं। विटामिन के हमारे शरीर में कई सोर्स से आता है, कुछ हमारे बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर फ्लोरा पाए जाते हैं जिसके द्वारा विटामिन के बनता है। कुछ हमारे द्वारा इनटेक किए हुए जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनके द्वारा भी विटामिन के का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब विटामिन के हमारे बॉडी में आता है तो लीवर जो है उसका इस्तेमाल कर करके एक फैक्टर बनाता है, खास तौर से फैक्टर 2, फैक्टर 7,
फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। ये चारों फैक्टर जो होते हैं हमारे लीवर में विटामिन के का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। बाकी फैक्टर्स जो हैं पहले से हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं और उनकी सहायता से यह क्लॉटिंग होता है। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी फैक्टर का पॉइंट हुआ वो सभी पॉइंट आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट था आपका ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन, सेकेंड था प्लेटलेट्स प्लग, तीसरा था फाइब्रिन क्लॉट, ये था टेम्पोररी क्लॉट। ये सभी जो क्लॉट का प्रोसेस है वो कैसे इनिशिएट किया गया था, जैसे ही कोई भी बॉडी का पार्ट कट वुंड होता है, इंजरी होती है, तो उस जगह का जो टिश्यू फैक्टर्स होते हैं वे ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं। प्लेटलेट्स जो है बहुत जगह से आकर करके यहाँ इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद वहाँ पर एक प्लग बना देते हैं जिसे हम लोग प्लेटलेट्स प्लग कहे थे। वे सभी फाइब्रिन की सहायता से, यानी फाइब्रिन जो होता है वह एक नेटवर्क बना जाता है, जाल की तरह एक रचना बनाता है, उसी में फंस जाते हैं और वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है। फिर उस क्लॉट से फिर जो बॉडी का ब्लड होता है वो शरीर से बाहर यानी लॉस नहीं हो पाता है। ये सभी प्रोसेस टेम्पोररी है। जब कभी फिर से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 सप्ताह के अंदर जब कटे हुए ब्लड वेसल्स का जो वाल है वह रिपेयर हो जाता है, हील हो जाता है, उस समय यह फाइब्रिन से बना हुआ जो ब्लड क्लॉट्स है फाइब्रिनोलाइसिस के द्वारा फाइब्रिन डिजॉल्व हो जाता है और इस तरह से कंप्लीट ब्लड लॉस होने से रुक जाता है। तो ये मेरा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। एक बार फिर अपील है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।